हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। हमने लास्ट क्लास में गॉर्डन मॉडल किया था, आज हम करने वाले हैं एमएम अप्रोच। तो आई होप आपने पिछले वाला टॉपिक क्लियर कर लिया होगा जो हमने गॉर्डन मॉडल किया था। अब हम करेंगे एमएम अप्रोच। तो एमएम अप्रोच की पहले कुछ एजम्पशंस देखेंगे, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हो जाएंगे टोटल आपके। फर्स्ट हमने किया था डिविडेंड पॉलिसी रीड किया था, उसके बाद अगर आप देखें, ठीक है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर पे हमने वॉल्टर फार्मूला किया था। वॉल्टर का फार्मूला क्या था, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो वॉल्टर का जो हमारा फार्मूला है वो ये रहा, P इक्वल टू डी प्लस में आर अपॉन में के ई, ठीक है, इनटू में ब्रैकेट में क्या है ई माइनस का डी डिवाइडेड बाई के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड भी करना था। तो ये वॉल्टर का फार्मूला था। फिर हमने किया था गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल का फार्मूला भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी टफ नहीं था। पी जीरो इक्वल टू ई इंटू में 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के ई माइनस में बी आर, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एमएम अप्रोच, तो लास्ट फॉर्मूला है एमएम अप्रोच का। तो एमएम अप्रोच में कुछ एजम्पशंस हैं, तो पहले कुछ एजम्पशंस को हम रीड करेंगे। एजम्पशन ऑफ द एमएम अप्रोच, चलिए पहले रीड करते हैं, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली एजम्पशन है, द कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, जो मार्केट है वो परफेक्ट है, एंड द इन्वेस्टर बिहेवियर राशनली, नॉर्मल बिहेवियर है, बिल्कुल राशनल बिहेवियर है उसका। तो जो मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट है, ये बता रहा है आपको, ठीक है। ऑल इंफॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल टू ऑल द इन्वेस्टर, सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के लिए फ्रीली अवेलेबल है। फिर सेकंड, थर्ड, देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो टाइम लैग, ना तो टाइम लैग है ना ही कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। फिर सिक्योरिटीज आर डिविजिबल एंड कैन बी स्प्लिट इनटू एनी फ्रैक्शंस, जो आपके शेयर्स हैं वो डिविजिबल हैं और कैन बी स्प्लिट इनटू एनी फ्रैक्शन, आप उनको किसी भी फ्रैक्शन में कर सकते हो। देयर आर नो टैक्स एंड नो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है कोई, इशू करने की कॉस्ट, देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कुछ एजम्पशन है एमएम अप्रोच के अंदर। द फर्म हैड द फर्म हैज डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड द फ्यूचर प्रॉफिट आर नोन विद सर्टेनिटी, द implications is that the investor decision are unaffected by the dividend decision एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर सेम, नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता विच डिविडेंड पॉलिसी इज अडॉप्टेड, आपने कौन सी डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक बार इसका फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले से समझेंगे फिर हम कि फॉर्मूला क्या है एमएम अप्रोच के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, लिखो पी जीरो इक्वल टू डी वन प्लस में पी वन, डी वन प्लस में पी वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई। इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है पी जीरो का, पी जीरो मतलब मार्केट प्राइस, डी वन प्लस पी वन, 1 प्लस के ई। अब इसमें पी जीरो और पी वन दो चीजें आ गई, पी जीरो भी आ गया और पी वन भी आ गया। तो पी जीरो को हम नोट करेंगे पहले कि पी जीरो का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पी जीरो का मीनिंग लिखो प्रेजेंट मार्केट प्राइस, प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। पी जीरो का मतलब है करंट मार्केट प्राइस लिख लो या प्रेजेंट मार्केट प्राइस, प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को क्या बोलोगे, पी जीरो। के का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, पिछले फॉर्मूले में भी यही था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के का मीनिंग क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब रह गया हमारा डी वन, डी वन का मीनिंग है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, करंट वाला या एंड वाला, तो करंट वाला, ठीक है, एट द एंड ऑफ पीरियड, करंट ईयर के एट द एंड ऑफ पीरियड में एक्सपेक्टेड डिविडेंड एंड ऑफ पीरियड। बच्चों कभी भी किसी भी फॉर्मूले में अगर पी जीरो और पी वन आ जाए तो इसको ऐसे याद करेंगे, दिस इज द न्यू प्राइस ऑफ शेयर, और इसको बोलेंगे हम ओल्ड प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। इंडेक्स में आपने पढ़ा होगा जीरो को हम ओल्ड से डिनोट करते हैं और वन को हम न्यू से डिनोट करते हैं।
ऐसे D0 है तो इसको हम बोलेंगे ओल्ड डिविडेंड या फिर पिछला डिविडेंड, और D1 मतलब फ्यूचर डिविडेंड, नया डिविडेंड, न्यू डिविडेंड। ठीक है, D1। और क्या है, और तो कुछ है नहीं, P0 है, KE है, D1 है और P1। P1 को क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ ईयर। इसको भी सेम वही बोलेंगे, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, कब, एंड ऑफ पीरियड। तो ये भी हमारा एंड ऑफ पीरियड है। तो नया वाला जो प्राइस होगा हम उसको क्या बोलेंगे, P1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करो फटाफट से सबसे पहले। चलिए जी बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं MM मॉडल से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है अपने पास, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे सबसे पहले। XYZ लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। कैपिटल 10 लाख रुपए की है, जो 100 का शेयर है। तो 100 से अगर आप डिवाइड कर लें तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर कितने कंपनी। तो नंबर ऑफ शेयर की अगर हम बात करें तो बच्चों 10,000 शेयर है। 10,000 शेयर कितने वाले हैं, 100 रुपए वाले। करंट कंफर्म हो गया। द शेयर आर करंटली कोटेड एट पार, अभी एट पार पे है। इसका मतलब ये है कि आपके शेयर का जो प्राइस है वो कितना है मार्केट में, 100 रुपए है। ठीक है, तो P0 करंट को हम क्या बोलते हैं, P0। अभी जो प्राइस है वो 100 है। उसके आगे करते हैं फिर। द कंपनी प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है। प्रपोज मतलब कंपनी देगी डिविडेंड, तो इट विल बी कॉल्ड D1। इसको हम बोलेंगे D1। ये है हमारा 10 रुपए। ठीक है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लिखा है। द कैपिटलाइजेशन रेट 10% है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी गिवन है जो कि 10% है। ये हमें तीनों चीजें मिल गई, P0 मिल गया, D1 मिल गया एंड KE भी मिल गया। अब लिखा है व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड नॉट डिक्लेयर और डिक्लेयर्ड। तो दो केस में आपको सॉल्व करना है, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करते हैं। इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर का प्राइस क्या होगा। नॉट डिक्लेयर्ड मतलब डिविडेंड इक्वल टू 0। एंड फिर आपको सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना है जिसमें लिखा है डिविडेंड इज डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर। तो ये पूरा लिख लोगे आप। ठीक है, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर और नॉट डिक्लेयर्ड। फॉर्मूला देखो अपना एक बार क्या था, P0 इक्वल टू D1 प्लस में P1, D1 प्लस में P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। तो जो हमारा फॉर्मूला है P0 इक्वल टू D1 प्लस में P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। सेम फॉर्मूला दोनों जगह लगाना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। D1 प्लस में P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। फॉर्मूला है MM मॉडल, यूज क्या कर रहे हैं हम, MM मॉडल। ठीक है, कंफर्म। चलिए आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब P0 की वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगी 100। P0 की वैल्यू कितनी है, 100 है। इक्वल टू में D1 क्या लेना है, 0। एंड P1 क्या लेना है, P1 तो निकल के आएगा, सॉल्व करोगे तो P1 कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस में KE को ले लो आप 0.10। इसको सॉल्व कर दो तो 1.10 इंटू 100, 1.10 इंटू 100 करो, कितना हो जाएगा, P1 की वैल्यू आ जाएगी। ये पहले प्लस हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू के दूसरी साइड। तो 100 इंटू में हो जाएगा 1.10, दिस इज कॉल्ड 110 रुपए। 110 रुपए की मार्केट वैल्यू आ जाएगी अगर डिविडेंड नहीं दिया तो। और अगर पे कर दिया तो क्या होगा, कंपेयर करते हैं, बिल्कुल साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो P0 अभी 100 है और D1 कितना है, D1 भी 10 रुपए का है।
और P1 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, 1 प्लस में KE, 1 प्लस में 0.10। सॉल्व करो बच्चों इसको, तो 100 इंटू में 1.10 इक्वल टू 10 प्लस में P1, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 110, और जो इधर वाला 10 है ये इस साइड आके दूसरी साइड में आके क्या हो जाएगा, इस वाले 10 को आपको क्या करना है, दूसरी साइड में ले जाओ और उस तरफ ले, जैसे इसके इक्वल ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो P1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1110 माइनस 10, दिस विल बी 100। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100 आ गई। ठीक है, एक वैल्यू आई है डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड की 110 और डिविडेंड डिक्लेयर की आई है 100। देखो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ और पार्ट भी मांगा है, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे फिर आगे। एज्यूमिंग दैट, आप मान लो कंपनी पे द डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, कितना, अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, एंड नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए का, नेट प्रॉफिट कितने का है, 5 लाख का, एंड मेक न्यू इन्वेस्टमेंट, कंपनी और इन्वेस्ट करना चाहती है, न्यू इन्वेस्टमेंट करने वाली है कंपनी 10 लाख रुपए की। समझ में आ रहा है बच्चों, भाई 10 लाख रुपए की क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट करना है तो और शेयर इशू करने पड़ेंगे, जब आप शेयर इशू करोगे तब पैसा आएगा, फिर इन्वेस्ट करोगे, राइट। अब 10 लाख रुपए लाने हैं, अपने पास प्रॉफिट कितना है, एक स्टेटमेंट बनाओगे और चेक करोगे। इफ डिविडेंड पेड, फर्म को नीड कितनी है और पैसों की, 10 लाख रुपए की, इतना ही है ना, न्यू इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। कंपनी न्यू इन्वेस्टमेंट चाहती है 10 लाख रुपए की। क्वेश्चन ये पूछा है कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, कुछ पैसा तो अपने पास भी होगा, नेट प्रॉफिट है ना 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए तो पड़ा ही है, मार्केट से 5 लाख और उठा लो। अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रहे, नॉट डिक्लेयर्ड का केस है, तो 5 लाख अपने पास पड़ा है, मार्केट से 5 लाख और उठा लो, हो जाएगा 10 लाख, इन्वेस्ट कर दो। यही तो लिखा है, देखो पढ़ के। एज्यूम दैट द कंपनी पे द डिविडेंड, पे करने वाले केस में, अच्छा डिविडेंड पे करने वाले में बताना है, वो सॉल्व कर लेते हैं। नॉट पेड वाले में देखो, अगर आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है तो आपके पास प्रॉफिट पड़ा तो है 5 लाख रुपए का, तो क्या करो 5 लाख और उठा लो, लेकिन पेड वाले केस में बताना है, ठीक है। नी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की, केस कौन सा है, डिविडेंड पेड वाला, तो केस लिख लेते हैं हम, कौन सा है, डिविडेंड पेड वाला। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ अपने पास नेट प्रॉफिट पहले तो कितना है, तो सबसे पहले यहां लिखोगे नेट प्रॉफिट अवेलेबल, टोटल अर्निंग्स। तो टोटल अपने पास जो नेट प्रॉफिट है अभी, वो पड़ा हुआ है बच्चों 5 लाख रुपए का। अपने पास 5 लाख रुपए तो हैं, इसमें से कुछ पैसा आपका डिविडेंड देने में निकल जाएगा, कुछ पैसा आपका डिविडेंड पे करने में चला जाएगा। चलिए माइनस करते हैं, डिविडेंड पे कर दो भाई, डिविडेंड पेड कितना पे करना है, 10 रुपए पर शेयर था, ये कंफर्म है, पर नंबर ऑफ शेयर 10,000 है। नंबर ऑफ शेयर को देखो जरा, 10,000 शेयर्स हैं भाई, 10 लाख रुपए के शेयर है हमारे पास, 100 रुपए वाले, इसका मतलब कितने शेयर होंगे, 10,000 शेयर होंगे। 10,000 शेयर और 10 रुपए का डिविडेंड है, तो कितना डिविडेंड देना बनता है, जल्दी बताओ बच्चों, कैलकुलेट करो। 10,000 शेयर पर अगर हम 10 रुपए का डिविडेंड दें सबको, तो 1 लाख रुपए आपका डिविडेंड में चला जाएगा। अपने पास 5 लाख था, कितना था, 5 लाख। तो अभी भी कितना फंड बचा हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास रिटेन्ड प्रॉफिट कितना है, रिटेन्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने रोक लिया है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है बच्चों, वो कितना है, 4 लाख रुपए। एंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितनी करनी थी बच्चों, यहाँ देखो जरा, 10 लाख, तो 4 लाख तो है अपने पास डिविडेंड देने के बाद भी, तो 6 लाख रुपए के नए शेयर इशू कर देंगे। तो टोटल फंड रिक्वायर्ड पहले लिखते हैं, टोटल फंड रिक्वायर्ड है अपने को 10 लाख रुपए की। टोटल फंड कितना चाहिए अपने को, 10 लाख रुपए का, बट अपने पास अवेलेबल कितना है, 4 लाख। तो न्यू शेयर, फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा हमें, फ्रेश इशू, न्यू शेयर, ये करना पड़ेगा हमें 6 लाख का।
ये 4 लाख रुपए हमारे पास है, 10 लाख की जरूरत है, 6 लाख रुपए के शेयर हम मार्केट में इशू कर देंगे और मार्केट से पैसे उठा लेंगे। अच्छा, डिविडेंड पेड है उस केस में शेयर कितने का है भाई? 100 रुपए का। डिविडेंड पेड के केस में शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। अगर 100 का है तो कितने नंबर ऑफ शेयर? 6 लाख रुपए के शेयर इशू करने, 6 लाख शेयर इशू नहीं करने। नंबर ऑफ शेयर बताओ बच्चों जरा। नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई कितने का शेयर है इस केस में? 100 का ही है। शेयर कितने का है? 100 का। डिविडेंड पे करोगे तो 100 का है, नहीं पे करोगे तो 110 का है। ठीक है, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको 6000 शेयर इशू करने पड़े। चांस की बात है, इस क्वेश्चन में कितना आ गया? शेयर का प्राइस 100 आ गया, पहले भी 100 था। हो सकता था कुछ और आ जाए। अगर डिविडेंड मान लो 8 रुपए होता तो ये कुछ और आ जाता, 102 आ जाता, फिर 102 से डिवाइड करते। डिविडेंड अगर 5 रुपए होता, ये वाला, ये डिविडेंड अगर क्वेश्चन में 5 रुपए दिया होता, तो अगर यहाँ 5 होता तो 105 आ जाता, ये 105 से डिवाइड होता, फिर जो भी आएगा उससे आपको डिवाइड करना है। दिस इज द न्यू प्राइस आफ्टर डिविडेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में चांस की बात है, 110 हुआ, फिर 10 माइनस हो गया, तो बात बराबर हो गई। पहले कितना था? 110। अगर डिविडेंड नॉट डिक्लेयर है तो 110 है, डिक्लेयर है तो 100 है। नॉट डिक्लेयर के केस में कैसे करते हैं? टोटल रिक्वायरमेंट देखो, यहाँ पर मैं साइड में समझा देता हूँ आपको। टोटल रिक्वायरमेंट कितने की है? 10 लाख रुपए की। टोटल रिक्वायरमेंट कितने की है अपने को? 10 लाख की। अगर 10 लाख रुपए हमें चाहिए बच्चों, अपने पास तो 5 अवेलेबल ही थे, तो मार्केट से उठाना पड़ता 5 लाख। इसको डिवाइड करते हैं हम 110 से, जबकि उस वाले में कर रहे हैं हम, उधर वाले में जो ये वाला पार्ट है, इसमें हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं इसको? 100 से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, पूरा क्वेश्चन नोट कर लो आराम से। डिक्लेयर और नॉट डिक्लेयर वाला पार्ट भी और डिक्लेयर वाला पार्ट भी। के बाद है न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपको सारा आराम से नोट कर लेना है। चलिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।